Hello, Komal ma'am. Yeah, hi Rupal. Hi, how are you? Yeah, I'm good. Ma'am, today as we are discussing about mutual funds, so can you just help us in understanding what is mutual funds? Yeah, sure. So basically, mutual funds are the pool of investors' money. So basically, क्या होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो फंड हाउस आपके जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उनके फंड्स को इकट्ठा करके और डिफरेंट सिक्योरिटीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। सो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक कोई इन्वेस्टर है, उसको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो अभी रिलायंस का जैसे शेयर है 2500 रुपए का चल रहा है, HDFC का शेयर है 1400 रुपए का चल रहा है। सो अगर एक इन्वेस्टर को 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, सो प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो मार्केट में जाके रिलायंस का शेयर बाय कर सके या HDFC बैंक का शेयर बाय कर सके। Right. सो उसके लिए एक ऑप्शन है कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जहां पे वो अपने 1000 रुपए को भी इन्वेस्ट करेगा। सो फंड मैनेजर क्या करेगा, उस 1000 रुपए से जितने यूनिट्स, इवन पॉइंट्स में भी अगर यूनिट्स आ रहे हैं, तो वो रिलायंस के और HDFC में उसके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। सो टू ब्रीफ इट, जितने म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर्स से पैसे को इकट्ठा करती हैं और उस पैसे को डिफरेंट स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करती हैं। सो जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टर को क्या मिलता है, इन्वेस्टर को उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं और उस यूनिट की कॉस्ट होती है। जैसे शेयर्स का एक उसका शेयर प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड्स का NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू, जिससे हमें पता लगता है कि उस म्यूचुअल फंड का क्या वैल्यू चल रहा है मार्केट के अंदर। सो ये NAV हर रोज फ्लक्चुएट करता है। जब भी मार्केट बढ़ती है तो NAV आपका ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट कम होती है, सेंसेक्स डाउन होता है, तो आपकी NAV कम होती है। सो ये NAV जिस तरह से बढ़ रही है, कम हो रही है, हमें म्यूचुअल फंड हाउस के परफॉर्मेंस की जानकारी मिलती है कि वो जो हमारा म्यूचुअल फंड है जिसमें हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से है। सो ये म्यूचुअल फंड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों किया जाए, हमें म्यूचुअल फंड की तरफ क्यों जाना चाहिए। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया बेसिकली एक सेविंग कंट्री है, जहाँ पे हम जब भी कमाना शुरू करते हैं तो हमारे पेरेंट्स शुरू से बोलना शुरू करते हैं कि यू शुड सेव सम मनी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने कोई फाइनेंशियल गोल्स मीट करने हैं या कोई कुछ भी हमें फ्यूचर एस्किजेंसीज को मीट करना है, तो हमें पैसे को सेव करना चाहिए। बट सेव करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, किन इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए। जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं तो उसके पीछे बेसिकली 3-4 फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है ये मेरे लिए सही है या नहीं है। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का रिस्क, कि मैं जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपना पैसा सेव करना चाहती हूँ, क्या वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिस्की है, कितना रिस्की है, whether I should go for it or I should not go for it. Yes. उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन होता है, जो सेकंड फैक्टर मुझे कंसिडर करना चाहिए सेविंग ऑप्शन डिसाइड करते टाइम, कि उस सेविंग ऑप्शन का रिटर्न कितना है। तो वो जिसमें भी मैं पैसा लगा रही हूँ उसका मुझे इंटरेस्ट या मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। क्या वो रिटर्न मैं अगर 5 साल में बात करूं तो वो रिटर्न मिला के जो भी मेरा फाइनेंशियल गोल है, क्या वो इन्वेस्टमेंट या सेविंग मेरा फाइनेंशियल गोल मीट करने में मुझे हेल्प कर पाएगा। क्या वो रिटर्न मेरे लिए सफिशिएंट है। ये हमें एक सेकंड फैक्टर है जो कंसिडर करना पड़ता है जब भी हम कोई सेविंग ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। थर्ड हमारा जो सेविंग ऑप्शन है वो है लिक्विडिटी, कि हम उस पैसे पे हमारा लॉक इन कितना है, हम कितनी जल्दी उस पैसे को निकाल सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, या जब भी हमारा फाइनेंशियल गोल कंप्लीट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल गोल से पहले भी हमें पैसा चाहिए। क्या हम उस पैसे को निकाल पाएंगे, उसका लिक्विडिटी का क्या ऑप्शन है, कितने टाइम के लिए हमारा पैसा स्टक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन के लिए जब भी हम कोई सेविंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है वॉलेटिलिटी,
ये जो हम पैसा लगा रहे हैं ये कितना वॉलेटाइल है, यानी कि ये कितनी इसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर में कितनी ज्यादा बढ़ेगी या कितनी कम हो जाएगी मार्केट की फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंगली, या ये अनअफेक्टेड रहेंगी। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना पड़ता है कोई भी सेविंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच जो मोस्ट ऑफ द लोग भूल जाते हैं कंसिडर करना इज द इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई है। सो जैसे जैसे हम फ्यूचर में क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, 5 years 10 years, तो क्या जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है और जो पैसा हमें मिलेगा उसकी बाइंग वैल्यू क्या आज की बाइंग वैल्यू के बराबर रहेगी? नहीं, क्योंकि आपकी जो मार्केट है उसमें इन्फ्लेशन है, महंगाई है। आज जो चीज हम 100 रुपए में खरीद पा रहे हैं, आज से 5 साल 10 साल बाद हम वो चीज 100 रुपए भी नहीं खरीद पाएंगे। उस चीज को खरीदने के लिए शायद हमें 200 रुपए, शायद हमें 150 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो महंगाई एक ऑप्शन फैक्टर है जो कि हमें इम्पोर्टेंटली कंसिडर करना चाहिए कि जो हम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं या जो हम सेविंग कर रहे हैं क्या उसकी बाइंग कैपेसिटी उतनी रहेगी, या हमारी जो हमारी सेविंग है वो उस इन्फ्लेशन को बीट करेगी या नहीं करेगी। सो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद ही हमें सेविंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। तो जैसे हमने बात की म्यूचुअल फंड के लिए कि हमें म्यूचुअल फंड क्यों जाना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्या ये रिस्की है? तो अगर मैं बात करूं कि अगर हम सेविंग अकाउंट में जो हमने पैसा रखा है वो भी रिस्की है। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो हमारे पैसे का क्या होता है? सो ऐसा नहीं है कि आपने सेविंग अकाउंट में रखा है या एफडीज में रखा है तो वो टोटली रिस्क फ्री है आपका पैसा। रिस्क वहां पे भी है, इसलिए म्यूचुअल फंड में भी रिस्की है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो म्यूचुअल फंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। आप कम रिस्क की या जो म्यूचुअल फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स में किसी टाइम पे अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप 40% का रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट नहीं रिटर्न अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपकी वैल्यू नीचे भी जा सकती है, आप माइनस में भी जा सकते हैं। लेकिन जब हम 5-10 साल की बात करते हैं तो हम एक एवरेज रिटर्न की बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड से हम 12-15% एक एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज अ गुड रिटर्न। अगर हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की बात करें उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड हमें बेटर और अच्छा रिटर्न देता है। उसके बाद मैंने जो आपके साथ फैक्टर डिस्कस किया था वो किया था लिक्विडिटी। सो म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा लिक्विड है, आप उस पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ज्यादा से ज्यादा जो आपका रहता है एग्जिट लोड रहता है जो कि 1 साल का रहता है। 1% का एग्जिट लोड रहता है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं सो आपका 1% का एग्जिट लोड रहता है। कुछ म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड नहीं होता है। जब आप डेट फंड्स में जाते हैं तो वहां पे एग्जिट लोड नील होता है। सो म्यूचुअल फंड में पैसा आपका हाईली लिक्विड होता है। कुछ क्लोज स्कीम्स होती हैं जिनमें लॉन्गर आपका एग्जिट लोड रहता है या लॉक इन रहता है। सो आप स्कीम देखकर और अपनी रिक्वायरमेंट देख के म्यूचुअल फंड में स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने फैक्टर आपके साथ डिस्कस किया था वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट के साथ रिलेटेड है, मार्केट में अप एंड डाउन रहते हैं। बट अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड हैं, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, अगर हम 4 से 5 साल का ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं तो आप कोई भी पास डेटा उठा के देख लीजिए, आपको मार्केट हमेशा बढ़ती हुई नजर आएगी। 5 साल 10 साल के डेटा में मार्केट अगर नीचे जा रही है तो वो ऊपर भी आती है। सो वॉलेटिलिटी है म्यूचुअल फंड्स में, बट इन अ लॉन्ग रन वो वॉलेटिलिटी आपको कम होती हुई नजर आएगी। उसके बाद जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके साथ डिस्कस किया था वो था इन्फ्लेशन। सो क्या म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन बीट करते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि आज की डेट में इन्फ्लेशन जो है हमारी 6 से 7% के बीच में है। जो हमारी महंगाई का रेट है वो 6 to 7% है। हर साल हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है वो 6-7% से गिरती है। सो अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा एवरेज रिटर्न 10-12% का आ रहा है तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड आपको इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प करता है।
जबकि जो हमारे फिक्स्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका पीपीएफ है या आपके एफडीज हैं, जो आज की डेट में 5% से लेकर 7% तक का रिटर्न कर रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आज जो मैं पैसा सेव कर रही हूँ, अगर मैंने 1,000 रुपए सेव किया तो 10 साल भी उस 1,000 रुपए की वैल्यू 1,000 रुपए ही रहेगी, क्योंकि उससे मैं उतना ही सामान खरीद पाऊंगी जितना मैं आज खरीद पा रही हूँ। राइट। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, अगर हम इनका सम टोटल करें तो यस डेफिनेटली वी शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड। अगर हमारा टाइम होराइजन लंबा है, हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, सो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। ये हमारे रिटर्न्स भी बेटर करेगा, हमें लिक्विडिटी भी कम है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड टैक्स इफेक्टिव भी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम जो टैक्स का स्लैब है इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो 10% है। डेट फंड्स में आपकी इनकम में पैसा क्लब हो जाता है। तो वो टैक्स की हम और डिटेल में बात करेंगे आगे, अगले हमारे जो चर्चा रहेगी उसमें हम डेफिनेटली टैक्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट ताकि आपका रिटर्न्स अच्छे बन सके और आप उसमें इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, काफ़ी अच्छा डिटेल्ड आपने डिस्क्रिप्शन हमको दिया व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड व्हाई वी शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली आपने बीच में एक चीज बताई कि हम 1,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो कैन यू जस्ट गिव एन जी, आइडिया कि व्हाट इज द मिनिमम रेंज समवन नीड्स टू स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड एंड कितने से इनिशियल बेसिस पे अगर एक बिगनर है तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, पर्सन जिसको अंडरस्टैंडिंग है उसने कितना, एंड एक ज्यादा नॉलेज है जिनके पास तो उनमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आपने पूछा रोपन। सो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया जा सकता है। अगर हम म्यूचुअल फंड बेसिकली दो तरीके से इन्वेस्ट होता है, एक होता है लमसम, यानी कि इकट्ठा पैसा हम इन्वेस्ट कर सके म्यूचुअल फंड में। सो मान लीजिए मेरे पास आज 10,000 रुपए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं, तो मैं इकट्ठा लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ। 10,000 दे दिया वन टाइम और वो मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। आफ्टर 5 या 10 ईयर्स जो भी उसका रिटर्न बनेगा वो मुझे पैसा वापस मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का, जिसका मतलब है कि हम मंथली मोड में, जैसे हमारी आरडीज होती थी उस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आरडीज में हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मंथली इन्वेस्टमेंट में जो मिनिमम अमाउंट रहता है वो 500 रुपीज का रहता है, और लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम जो हमारा अमाउंट रहता है वो 5,000 का रहता है। सो आप लमसम और एसआईपी एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी को 500 रुपए महीने का बचाना है तो वो भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रूपल।